हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वन शॉर्ट कंसेप्ट फॉर 12th बोर्ड के लिए। 2 चैप्टर को हम एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगा और बहुत ज़्यादा आप बोर्ड में स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की और दूसरा करेंगे फील्ड्स की। बस इतना ही तक पढ़ना है इसमें, लेकिन इसमें और टॉर्क होगा, डाइपोल होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी वगैरह वगैरह बहुत सारा निकालना है। तो सबसे पहली बात की इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर कोई बात करें तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो किसी बॉडी का क्या है? प्रॉपर्टीज है, जो किसी दूसरे बॉडी को क्या करती है? अट्रैक्ट और रिपेल करती है। तो ये प्रॉपर्टी है। क्या करेंगे इसको भाई? क्योंकि प्रॉपर्टी है किसी बॉडी को अट्रैक्ट करने का, है ना। प्रॉपर्टी है अट्रैक्ट करने का और रिपेल करने का। अट्रैक्ट या रिपेल। अट्रैक्ट कब करती है, रिपेल कब करती है, हम लोग फोर्स में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज ये होता है प्लस क्यू भी होता है ना, और माइनस क्यू भी होता है। इसकी यूनिट जो लिखते हैं हम लोग कूलम लिखते हैं, कूलाम्ब पढ़ते हैं, कूलाम्ब, और सी से सिंबल इसका देते हैं। पहली बात की स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात की ये पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव भी है, लेकिन ये जीरो भी है ना भाई, ये जीरो भी है। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज प्रोड्यूस होती है वो Q बराबर N इंटू ई होती है, और यहाँ पर प्लस और माइनस भी लगा देते हैं। यहाँ पर प्लस और माइनस यूज करने का मतलब ये हुआ कि अगर जिस बॉडी से आपको यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए, है ना, मान लीजिए कि N इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किए, तो इस बॉडी पे जो चार्ज हुआ वो Q बराबर प्लस N ही हुआ, और इस बॉडी पे जो चार्ज हुआ वो Q बराबर माइनस N ही हुआ। क्लियर बात? यहाँ पर प्लस Q और माइनस Q हो गया। चार्ज जो होता है ऑलवेज कंजर्व इन नेचर होता है। चार्ज ऑलवेज कंजर्व इन नेचर, कंजर्व इन नेचर, हमेशा ये कंजर्व इन नेचर होता है, कंजर्व इन नेचर होता है। ओके, तो Q बराबर N इंटू ई। तो हम बात करें कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना। तो N इजिकल टू हो गया 1 कूलम में, कितने में निकाला हूँ? 1 कूलम में, तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन में इतना इतना 1 कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कूलम है, कूलम वो बहुत बड़ी यूनिट है ना। कूलम जो है, कूलम इज वेरी लार्ज यूनिट, वेरी लार्ज यूनिट। इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं, है ना, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, मिली कूलम, है ना, पिको कूलम वगैरह वगैरह, ऐसे वैल्यू हम लोग लिखते हैं। ओके, अब इसमें जो चार्ज की जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो चार्ज की प्रॉपर्टीज ये है कि पहले बात की प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज में क्या होता है कि पहला है कि एडिटिविटी है। एडिटिविटी का मतलब ये होता है कि चार्ज को आप आसानी से जोड़ सकते हैं, भाई घटा सकते हैं, है ना। Q जो नेट है, जैसे मान लें Q नेट को आप कर दीजिए क्या, प्लस Q, है ना, माइनस Q प्लस 6Q, अगर किसी बॉडी पे है तो ऐसे जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे बॉडी है, यहाँ पर माइनस Q1 प्लस Q2, है ना, प्लस Q3, इस तरह से है। तो किसी बॉडी पे कितना नेट चार्ज होगा, तो आप लिखेंगे माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इस तरह से जोड़ सकते हैं। अगर जो Q नेट है वो पॉजिटिव आ जाएगा तो बॉडी को क्या कहेंगे? पॉजिटिवली चार्ज कहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसको बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बोलेंगे। अगर बॉडी पे क्या आ गया भाई, Q नेट निगेटिव आ गया, माइनस Q नेट निगेटिव, तो बॉडी क्या हो गया बच्चों? बॉडी जो हो गई वो निगेटिवली चार्ज हो गई, बॉडी निगेटिवली चार्ज कहेंगे। समझ में आई बात? नहीं आई? बॉडी को क्या कहेंगे कि ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है। अगर बॉडी पे नेट चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो बॉडी हो गई पॉजिटिवली चार्ज। अगर बॉडी पर नेट चार्ज निगेटिव हो गया तो बॉडी हो गई निगेटिवली चार्ज। इस तरह से हम लोग बातें करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जिसका ये है, क्वांटाइजेशन के नाम से जानते हैं, और क्वांटाइजेशन का मतलब होता है
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन जेड है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा Q बराबर N इंटू ई होगा, और N क्या होगा बच्चों, एक इंटीजर होगा, N होगा इंटीजर, मतलब कि N इज इक्वल टू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, अगर N इज इक्वल टू नॉट 1.5, चूँकि 1.5 हाफ इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। ओके, तो N इंटीजर हो गया। तीसरा हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तीसरा हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जो होता है ऑलवेज कंजर्व इन नेचर होता है, ऑलवेज कंजर्व इन नेचर, ऑलवेज कंजर्व इन नेचर, इसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर? दूसरी बात यहाँ पर ये है कि नेट चार्ज ऑफ बॉडी, नेट चार्ज ऑफ एनी बॉडी कांस्टेंट होता है, नेट चार्ज ऑफ एनी बॉडी कांस्टेंट। क्लियर? अब देखिए 3 को हो गया। चार्ज प्रोड्यूस ऑन द बॉडी, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, चार्ज प्रोड्यूस ऑन द बॉडी, प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी। किसी बॉडी पर चार्ज आप कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो किसी बॉडी पे जब चार्ज प्रोड्यूस करते हैं वो इस तरह से करते हैं। पहला, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जैसे कोई बॉडी है, 2 बॉडी रॉब्स, 2 बॉडी को क्या करते हैं, 2 बॉडीज रॉबिंग ऑन ईच अदर, रॉबिंग ऑन ईच अदर। 2 बॉडी को जब आपस में क्या करते हैं, रॉब करते हैं, तो उस पर चार्ज प्रोड्यूस होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक ग्लास रॉड है, ये है ग्लास रॉड, और यहाँ पर क्या है, सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ। जब इस पर हम लोग रगड़ते हैं तो इस पर क्या आता है, सिल्क क्लॉथ पर निगेटिव आता है, और इस पर क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इस तरह से ट्रांसफर कर दिया, तो इस पर नेट चार्ज क्या हुआ है, नेट चार्ज तो 0 हुआ ना। पहले भी कोई चार्ज नहीं था, Q इनिशियल क्या थी, 0, कोई चार्ज नहीं थी, और Q फाइनल बाद में भी चार्ज क्या हो गई, इस पर 0 हो गई। तो Q जो इनिशियल हो गया वो तो 0 था ही, और जो Q फाइनल हो गया वो प्लस Q और माइनस Q, ये फिर क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये आप सोचते होंगे कि इस पर पॉजिटिव कैसे आ गया, इस पर निगेटिव कैसे आ गया, तो ड्यू टू वर्क फंक्शन या बॉन्ड स्ट्रेंथ। जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज कर जाएगा, और बड़े जिसका ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उस पर चली जाएगी। इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। दूसरा हम लोग बोलते हैं क्या, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। इसमें क्या करते हैं कि 2 बॉडी को है ना टच कराते हैं, पास में लाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी है और यहाँ पर एक बॉडी है, दोनों को क्या कर दिए, कॉन्टेक्ट में ला दिए। यहाँ पर प्लस Q है, यहाँ पर भी क्या है, प्लस Q, यहाँ पर प्लस Q है, यहाँ पर Q/2 है, तो दोनों को कॉन्टेक्ट में लाएंगे। तो दोनों पर कॉन्टेक्ट में लाएंगे ना, तो Q अब प्लस Q/2 डिवाइडेड बटे क्या हो जाएगा, 2। इस तरह से चार्ज बटेगा, Q प्लस Q/2 डिवाइडेड बटे 2। फिर इसको अलग अलग करेंगे, सेपरेट कर देंगे, तो सेपरेट करेंगे तो 3Q डिवाइडेड बटे 4, यहाँ पर आ जाएगा क्या, 3Q डिवाइडेड बटे 4। इक्वली चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जो लास्ट है, जो 3rd नंबर है, वो चार्जिंग बाई इंडक्शन है, और ये बोर्ड में आता है। बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब ये बोर्ड में आपको पूछ सकता है, चार्जिंग बाई क्या, इंडक्शन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चार्जिंग बाई इंडक्शन में होता क्या है, देखिएगा, जो 3rd है वो है क्या, चार्जिंग बाई इंडक्शन। इसमें क्या होता है कि एक बॉडी होगी, जिसे यहाँ पर मेटल स्फीयर होगा, और इसको इंसुलेटिंग स्टैंड से फिट कर देते हैं। इंसुलेटिंग स्टैंड ये होना चाहिए, इंसुलेटिंग स्टैंड ही होना चाहिए, है ना। इससे क्या हुआ कि मेटल स्फीयर पर जब चार्ज आएगा ना, तो वो ग्राउंड में न चल जाए, है ना, ग्राउंड में नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर क्या है, मेटल है, ये क्या है, मेटल,
तो मेटल पर नेट चार्ज कितना होता है? 0 होता है। यहाँ पर क्यू नेट क्या होगा बंधु? 0 होगा, है ना। क्यू नेट अब 0 हो गया। और यहाँ पर हम एक चार्ज बॉडी लाएंगे, जैसे मान लें गिलास रॉड है, गिलास रॉड। अब आपको इस पर कौन सा चार्ज चाहिए इसका ध्यान रखिए। मान लीजिए कि इस पर हमको पॉजिटिव चाहिए तो यहाँ पर निगेटिव रखेंगे, अगर इस पर निगेटिव चाहिए तो यहाँ पर पॉजिटिव रखेंगे। क्लियर बात? तो हम कहाँ चाहते हैं ना कि इस पर निगेटिव चार्ज आए, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव ले लिए। अब इसमें क्या करते हैं? कम्स नियर, लाइए नज़दीक, नज़दीक लाते हैं, कम्स नियर। जब नियर लाएंगे तो ये हो गया, ये स्टैंड हो गया, इसके पास यहाँ से ला दिए, ये स्टैंड है इसका भी, यहाँ पर क्या हो गया? प्लस 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 प्लस। तो इस मेटल में क्या है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, तो जितने भी निगेटिव चार्ज है ना वो सब इस दिशा में आके शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। इधर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल के इस साइड, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट के इस साइड। चूंकि मेटल में नेट चार्ज क्या है? 0 है, जितना पॉजिटिव होता ही नेगेटिव है। ओके, अब क्या करते हैं, यहीं पर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर एक अर्थिंग लगा देते हैं। अर्थिंग का काम क्या है? जैसे किसी मेटल वायर से अर्थ में जोड़ेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सतह का पोटेंशियल 0 होता है, तो सतह का पोटेंशियल 0 कब होगा? जब प्लस क्यू चार्ज सारे अंदर चला जाएगा। बोले यार सही है? तो जितने भी प्लस क्यू चार्ज सब कहाँ चला जाएगा? अंदर चला जाएगा। तो अंदर चला जाएगा तो देखने में कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा, ऐसे माइनस 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 माइनस, ये सब माइनस माइनस है, ये स्टैंड, और यहाँ पर इस तरह से ऐसे। क्लियर? ऐसे है। अब इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। पहले इसको हटाएंगे, ये नहीं कि पहले इसको हटाएंगे। अगर इसको पहले हटाएंगे तो सारे चार्ज को खींच के ले जाएगा, फिर निगेटिव चार्ज खींच लेगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस रखने देंगे। अब इसको क्या कर देंगे? अब इसको रिमूव कर देंगे। तो रिमूव कर देंगे तो क्या होगा? अब ये मेटल है तो मेटल पर चारों तरफ चार्ज क्या कर जाएगा? अब खींचने वाला हट गया ये, तो ये पूरा यहाँ से आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है बंधु, यहाँ से प्रॉब्लम आती है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं क्या? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है? दो चार्ज के बीच फोर्स बताता है। तो कूलम्ब्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है। कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन, है ना, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच जो होता है वो फोर्स होता है। तो पहला इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो फोर्स होती है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, मतलब दो चार्जेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 और Q2। दूसरा है कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, to the square of the distance, between them, यानी दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर में होगी। ओके, तो यानी F जो हो गई वो 1 बटे क्या हो गया? D का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एक चार्ज है, एक यहाँ पर चार्ज है, ये Q2 है, ये Q1 है। ये लाइन ज्वाइनिंग मिला देंगे और इस पे इधर फोर्स, इस पे इधर फोर्स, इसका नाम हो गया F2, इसका नाम हो गया F1। याद रखें F1 और जो F2 आएगा वो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा? K1 K2। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम D स्क्वायर दे दें, यहाँ पर क्या करें? D, है ना, तो F दोनों से अगर मिलाएं तो Q1 Q2 और डिवाइडेड बाय कितना? D का स्क्वायर। तो F जो मिलेगा, F1 लिखिए चाहे F2 लिखिए चाहे F लिखिए, इज इक्वल टू K Q1 Q2 और डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। याद रखिए मॉड में देंगे। मॉड में क्यों देंगे? Q1 Q2 को मॉड में इसलिए देंगे कि जो फोर्स जो होगी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, फोर्स ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये फोर्स निगेटिव चार्ज के चलते नहीं होगी। अगर माने कि Q1 और Q2 का दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो F क्या होगी? रिपल्सिव होगी। बात समझ है? रिपल्सिव होगी, है ना।
दोनों अगर पॉजिटिव होगी, यानी Q1 पॉजिटिव होना चाहिए और Q2 भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी Q1 अगर निगेटिव है तो Q2 भी क्या है, निगेटिव है। तो इस कंडीशन में फोर्स जो होगी वो रिपल्सिव होगी, यानी बाहर की तरफ डायरेक्टेड होगी। ये समझ में आया आपको बात? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो इसी तरह से बोर्ड में आप लिखेंगे, बोर्ड में लिखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा नंबर आएगा, इसमें कोई नो डाउट। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर Q1 और Q2 लेस देन क्या हो, 0, मतलब एक पॉजिटिव है, अगर एक कोई पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है भाई, निगेटिव है, इसीलिए इसका मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 है। तो यहाँ जब फोर्स लगेगा वो इसी दिशा में लगेगा, एंड अंदर की तरफ लगेगा, है ना। F ये हो गया Q2, ये हो गया क्या, Q1 निगेटिव साइड। दोनों के बीच का दूरी कितना है, D है। तो F1 इजिकल टू F2 इजिकल टू F इक्वल टू K, है ना। और Q1 Q2 डिवाइडेड बटे D का स्क्वायर। और ये क्या हो गया, एट्रैक्टिव हो गया। याद रहे एट्रैक्टिव, इसको बोलेंगे एट्रैक्टिव बोलेंगे, कोई डाउट? ओके। अब यहाँ पर जो ये बात है कि F इजिकल टू जो K होता है उसको लिखते हैं 1/4 पाई ऑप्शन 0, और फिर लिखते हैं Q1 Q2 और डिवाइडेड बटे कितना, D का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू आपको पता ही है 3.14 इंटू होता है। ऑप्शन 0 का वैल्यू जो है 8.854 10⁻⁻12। याद रखना बच्चों, यूनिट क्या लिखोगे, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर जब पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ ऐसा नंबर के साथ आएगा जो रिजल्ट ऐसा होगा। रिजल्ट होगा ऐसे, F इजिकल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बटे D स्क्वायर। याद रहे ये कब यूज करेंगे, व्हेन चार्ज प्लेस्ड इन एयर, चार्ज प्लेस्ड इन एयर। किस में रखा होगा बच्चों, चार्ज एयर में रखा होगा। इफ चार्ज प्लेस्ड इन मीडियम, तो फोर्स क्या करेगा, चेंज करेगा, मीडियम, देन फोर्स विल बी चेंजेज, चेंज। अभी कैसे चेंज करेगा, F मीडियम इजिकल टू जो लिखेंगे हम लोग 1/4 पाई ऑप्शनल लिखेंगे, दिस इज द ऑप्शनल बोलते हैं, इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बटे D का स्क्वायर लिखते हैं। ऑप्शनल इक्वल टू लिखते हैं बच्चों ऑप्शनल नॉट ऑप्शनल R। यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यूज को, तो हमको क्या मिलेगा, ऑप्शनल R का तो वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करेगी, तो अपने मीडियम अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो FM इजिकल टू 1/4 पाई ऑप्शनल 0 ऑप्शनल R Q1 Q2 डिवाइडेड बटे क्या होगा बच्चों, D स्क्वायर। तो F जो मीडियम होगा वो होगा 1/4 पाई ऑप्शनल 0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बटे D का स्क्वायर इंटू 1/, इसको लिखेंगे F एयर डिवाइडेड बटे ऑप्शन R, F मीडियम। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब यही होगा कि अदर मीडियम में फोर्स क्या होगा, घटेगा। बोलिए, अदर मीडियम में फोर्स घटेगा। इन अदर मीडियम फोर्स डिक्रीजेज, फोर्स क्या करेगा बच्चों, डिक्रीजेज। ओके, अब क्या बात करते हैं हम लोग, फोर्स यानी कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये भी बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक चार्ज, यहाँ पर एक चार्ज है, ये है Q2, ये है Q1। अब देखिए लाइन ज्वाइनिंग है, यहाँ पर क्या हो गया, ये R वेक्टर है, ओके। तो ये इस पर फोर्स लगाया, मतलब कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इधर नाम दे दिया क्या, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इधर जो पोजीशन वेक्टर दे रहे हैं R1 से 2 कैप, इधर जो दे रहे हैं क्या दे रहे हैं R2 से 1 कैप। तो यहाँ पर लिखते हैं F12 वेक्टर इजिकल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बटे R का स्क्वायर, और R इधर फोर्स 1 2 इधर है, तो यूनिट वेक्टर क्या है R2 1 कैप है, क्लियर है।
F21 अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे बच्चों, K लिखेंगे, फिर Q1 लिखेंगे, फिर Q2 लिखेंगे, डिवाइडेड बटे R का स्क्वायर लिखेंगे, इंटू R1 और 2 लिखेंगे कैप। तो R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप होगा यूनिट वेक्टर। अगर A से B पॉजिटिव है तो B से A क्या होगा, निगेटिव होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 1 2 यहाँ पर है, इसको लिखते हैं F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बटे R का स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे माइनस R21 को डाउट। यहाँ पर लिखेंगे क्या, F21 इज इक्वल टू K, फिर लिखेंगे क्या Q1 Q2 डिवाइडेड बटे R स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन और R21 कैप। क्लियर है। यहाँ पर क्या होगा, F21 कैप इज इक्वल टू, ये देखो K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर R21 ये क्या होगा F12, ये क्या है F12 विथ नेगेटिव साइन F12, दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ, F12 माने A 1 2 पे लगाया, उल्टा में कौन लगाया, 2 1 पे लगाया, दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ बोलते हैं। अब देखिए, अब फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, तो फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज में ही हम लोग पढ़ते हैं कि अगर एक चार्ज पे आपको फोर्स निकालना हो बहुत सारे चार्जेस की वजह से, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। यहाँ पर लिखें क्या, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम है क्या, इसमें क्या करना है कि इंडिविजुअली आप फोर्स निकालो, इंडिविजुअली अलग अलग फोर्स निकालो और उसका वेक्टर सम करो, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इंडिविजुअली आप अलग अलग फोर्स निकालो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या है कि आप अलग अलग फोर्स निकालो और उसका वेक्टर क्या करो, सम करो। कैलकुलेट इंडिविजुअल फोर्स, कैलकुलेट इंडिविजुअल फोर्स एंड यूज वेक्टर सम। तो वेक्टर सम आपको पता ही है, वेक्टर सम जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज है जिसका नाम है Q0, यहाँ पर एक चार्ज है उसका नाम है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है उसका नाम है Q2, यहाँ पर एक चार्ज है उसका नाम है Q3 और यहाँ पर जो चार्ज है उसका नाम है Qn। ये जो चार्ज है R1 डिस्टेंस से है, ये जो चार्ज है वो R2 से है, और ये जो चार्ज है वो R3 से है, और ये जो चार्ज है यहाँ पर Rn डिस्टेंस से है। तो ये होगा Q0। तो इसमें क्या करना है कि इसके चलते एक फोर्स निकलेगा जो इधर जाएगा, उसका नाम क्या होगा F01। एक इसके चलते फोर्स निकलेगा जो इधर जाएगा, उसका नाम क्या होगा F02। और इन दोनों का एक रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, FR आएगा। तो ये दोनों हट जाएगा, ये अब दोनों हट जाएगा, एक बन जाएगा। अब एक बन जाएगा तब इसके साथ ये F3 हो गया। तो पहले इसका रिजल्ट निकला था, अब इसका रिजल्ट निकलेगा, देखो इसका, तो इसका एक रिजल्ट निकलेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको FR डैश बोलेंगे। अब ये सब फोर्स हट जाएगा, सिर्फ FR डैश रह जाएगा, और लास्ट में ये FN और इसके साथ ही जुड़ जाएगा, है ना भाई, इसके साथ जुड़ेगा। तो मिला जुला कर मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि सब निकालिए आप F01 K Q1 Q0 और डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे, R1 का स्क्वायर। क्लियर, ये लिखिएगा। उसके बाद F02, उसके बाद लिखिएगा क्या K Q2 Q0 और डिवाइडेड बटे क्या लिखिएगा, R2 का स्क्वायर। वेक्टर देना चाहते दे सकते हैं, R यहाँ पर लिख सकते हैं 2 कैप, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या R1 कैप, और F0n को आप लिखेंगे क्या K लिखेंगे, फिर Q1 लिखेंगे, फिर Q0 लिखेंगे और डिवाइडेड बटे Rn लिखेंगे, Rn का स्क्वायर और फिर Rn कैप, इस तरह से देंगे। उसके बाद इसको क्या करना है, नेट में आप क्या करेंगे, वेक्टर का सम करेंगे। यहाँ पर क्या होगा F01 F02 फिर प्लस डॉट 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 और F0n इसकी सम कर देंगे। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन तो रहेगा नहीं। क्वेश्चन आपका कैसा रहेगा, क्वेश्चन इस तरह से रहेगा
यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका सलूशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि इस पर ऐसा कहता हो, जैसे ये है, ये इस तरह से है, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ पर क्या है बच्चों प्लस क्यू, और यहाँ पर क्या है क्यू नॉट है। तो इसके चलते फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। इसके चलते फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट निकाल दो। ये 60 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा 120। इसका रिजल्ट निकालो, ये क्या होगा एफ नेट आ गया। एफ नेट आ गया। इस साइड ए, ये भी साइड ए, ये भी साइड ए है, तो आपको पता ही है, इसका नाम दे दीजिए बी, इसका नाम दे दीजिए कितना ए। यहाँ पर फोर्स निकालना है, इसके चलते इधर, इसके चलते इधर, रिजल्ट आ गया इधर। तो यहाँ पर बच्चे होगा, तो जो एफ नेट होगा वो डायरेक्ट क्या लिखेंगे 2 इंटू एफ अकॉस थीटा बटे 2। याद रखो रिजल्टेंट, दो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट 20 से पास करेगी यार। थीटा इक्वल टू कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। ओके, और एफ बराबर क्या होगा, एफ बराबर हो गया के क्यू नॉट डिवाइडेड बटे ए का स्क्वायर। तो एफ नेट का वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ नेट का इक्वल टू वैल्यू आएगा 2 इंटू के इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बटे कितना ए का स्क्वायर इंटू कॉस 120 डिवाइडेड बटे कितना 2 हो गया रिजल्ट। इसको सोल्व करेंगे तो 2 इंटू के क्यू नॉट डिवाइडेड बटे कितना ए का स्क्वायर इंटू कॉस 1/60 1/2 ये रिजल्ट होगा। ओके, तो इसी तरह से बहुत सारे सवाल आप बना सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि इस तरह से क्वेश्चन हो आपके पास, स्क्वायर वाला क्वेश्चन हो। ओके, तो यहाँ पर हो गया ऐसे, यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर भी क्या है, सॉरी यहाँ पर क्यू नॉट मान लीजिए, क्यू नॉट है प्लस क्यू है और प्लस क्यू है। इस जगह पर चाहिए तो इसका एक इधर फोर्स निकलेगा, इसका एक फोर्स इधर निकलेगा, और इसका रिजल्ट, इसका फोर्स कहाँ निकलेगा, इधर निकलेगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट इसी के पैरेलल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर भी क्या है प्लस क्यू, यहाँ पर भी क्या है प्लस क्यू, यहाँ पर भी क्या है बच्चों प्लस क्यू है। तो यहाँ पर है चार्ज क्यू है, क्यू नॉट है, तो इसका फोर्स कहाँ आएगा इधर, इसका फोर्स कहाँ जाएगा इधर, इसका फोर्स कहाँ जाएगा इधर, इसका फोर्स कहाँ जाएगा इधर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर, इस दोनों का रिजल्टेंट इधर, नेट क्या हो गया 0। तो एफ जो सेंटर हो गया वो क्या होगा 0 हो गया। उसी तरह से आप बहुत सारे को निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज, स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज, अ सोर्स चार्ज where a point charge felt force of attraction or repulsion, समझ रहे हैं? मतलब कि सोर्स चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन महसूस करता हो। जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है ना, तो ये प्लस क्यू चार्ज का अपना ये रीजन है, ये रीजन है, इसी को क्या बोलते हैं फील्ड बोलते हैं, ये फील्ड बोलते हैं। और फील्ड जो होती है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक होती है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है कि प्लस क्यू चार्ज रहेगा तो फील्ड कहाँ डायरेक्टेड होगा, बाहर की तरफ होता है। अगर चार्ज क्या होगा निगेटिव होगा तो फील्ड कहाँ होगा, अंदर की तरफ डायरेक्टेड होगा। ठीक है, अब इस चार्ज का फील्ड कहाँ तक है, इस चार्ज का जो फील्ड है वो कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। अब प्लस 2q का कहाँ तक है, इसका भी कहाँ है, इन्फिनिटी तक है। जो फील्ड होगी ना, चाहे वो बड़ा चार्ज हो चाहे छोटा हो चार्ज हो, फील्ड इन्फिनिटी तक होगी। तो चेंज क्या करता है, जो चेंज करता है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो चेंज करता है बच्चों उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम बात करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं ई वेक्टर। ठीक है, तो ये हो जाता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इसका नाम देते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, एक और बात लिखते हैं फोर्स एक्सपीरियंस
in electric field experience in electric field in electric field in electric field for unit point charge यूनिट पॉइंट चार्ज के लिए क्या करते हैं हम लोग फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो हो गई क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बटे क्या, चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बटे चार्ज। अब इतना लंबा हम नहीं लिखेंगे बार बार, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, ये बार बार नहीं लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी E इजिकल टू हो गया F डिवाइडेड बटे Q, F बटे Q। मान लें कि यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट है, तो यहाँ पर हम फील्ड पता करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यूनिट पॉइंट इजिकल चार्ज में यही फोर्स होगा, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, Q डिवाइडेड बटे क्या, Q डी स्क्वायर। तो ये हो जाए, कट जाएगा ये, तो यहाँ पर मिलेगा क्या, E इजिकल टू 1/4 पाई ऑप्शन 0 Q डिवाइडेड बटे डी स्क्वायर। ये वाली जो दूरी है कितनी है, D है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई डायरेक्ट से Q हो गया 1 बटे कितना हो जाएगा, D का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो जितने ज़्यादा आपको चार्ज रहेगा ना, चार्ज जितने ज़्यादा रहेगा फील्ड उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, और डिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा, डिस्टेंस उतना ही कम। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो इसमें हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी, इस वैल्यूज की बात करते हैं, तो E इन्फिनिटी पे क्या होगा, इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इन्फिनिटी पे क्या होगा, 0 होगा। अगर मानिए कि प्लस Q चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, डायरेक्टेड बाहर की तरफ होगा, है ना, ऐसे है ना। और यहाँ पर माइनस Q होगा तो सीधे कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा, ऐसे इस तरह से होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इंटेंसिटी की बात की, इसकी यूनिट की बात करेंगे, E बराबर F बटे Q। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। क्लियर। ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज एंड आर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q है, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, 1/r स्क्वायर है। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर दे दें, इधर क्या दे दें, Q दे दें, तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया, ओके। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर दे दें और इधर क्या दे दें, इधर R दे दें, तो इस तरह से हो जाएगा, है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब दूसरी बात है क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी, ये पहली बात क्या है कि जो E है, E क्या है, वेक्टर है। तो वेक्टर होगा तो दो चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। वेक्टर है तो आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना होगा, एक होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा डायरेक्शन, ओके। तो देखिए यूनिफॉर्म की अगर हम बात करें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसमें क्या होगा कि जो मैग्नीट्यूड होगा और जो डायरेक्शन होगा उनका सब क्या होगा, सेम होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि इनके बीच की लाइन क्या है, सेम है। अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर प्लेट है, नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इस तरह से ये क्या है, इक्वली डिस्टेंस पर है लाइन, और इसकी दिशा भी क्या है, सेम है। ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, इस तरह से का वैल्यूज है। तो माइनस माइनस और ये प्लस प्लस, क्लियर। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में दो बातों को ध्यान रखना है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन। दूसरी है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन बोथ चेंज,
बोथ चेंज, दोनों चेंज करेगा, मतलब कि मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज करता है एक साथ, या कोई एक चेंज करता हो। अगर कोई एक भी चेंज करता है तभी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज कर रहा है, देख रहे हैं ना, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, तो हर पॉइंट, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का बहुत सारे एग्जाम्पल है, तमाम एग्जाम्पल नॉन यूनिफॉर्म के आते हैं, इनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। अब दूसरी बात यहाँ पर अब ये पढ़ना है कि फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म पार्टिकल, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में चार्ज पार्टिकल पर फोर्स, तो देखिए इसमें क्या है, इस पर कोई चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है। तो याद रखेंगे कि प्लस जब क्यू चार्ज पार्टिकल होगी तो इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, इसी दिशा में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। कैसे पता चला है, ऐसे है, ऐसे डिफाइन था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर फोर्स बटे चार्ज। तो जिधर फोर्स होगा उधर ना इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स होगा, प्लस चार्ज रहेगा तब। अगर माइनस चार्ज रहेगा तो फोर्स कहाँ लगेगा, उल्टा लगेगा, तो ए बराबर क्यू इंटू ई मिलेगा। ओके, तो इसमें क्या होगा कि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर क्या है, प्लस 2q है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा F बराबर 2q इंटू ई लगेगा। यहाँ पर मान लीजिए कि 10q है, माइनस में 10q, तो इधर जो फोर्स लगेगा F बराबर वो लगेगा 10q इंटू ई लगेगा। क्लियर। अब मान लीजिए q चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है और मास m है ना, तो एक्सेलरेशन कितना हो, इसका एक्सेलरेशन है a, एक्सेलरेशन इसका a है, तो F बराबर उसका फोर्स लगेगा तो m इंटू ए हो जाएगा, और F बराबर क्या है, q इंटू ई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ma इज इक्वल टू q इंटू ई। यानी कोई चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रही है तो उस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो q बटे m लगेगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में चल रही है तो उस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, a बराबर q बटे m लगेगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पर फार्मूला सब इस्तेमाल कर सकते हैं, v बराबर u प्लस at कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है 0 प्लस यहाँ पर qv डिवाइडेड बटे m इंटू टी, सब इस्तेमाल कर सकते हैं। qv बटे m इंटू टी, जहाँ जहाँ पर एक्सेलरेशन है वहाँ पर रखेंगे qe बटे m रखेंगे। जैसे कि ये वाला फार्मूला की जरूरत पड़ेगी तो इसका भी इस्तेमाल करेंगे आप एग्जाम में, 2as, फिर इसमें आपको लिखेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 a इंटू टी स्क्वायर। इस तरह की सभी बातें आप करेंगे। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पढ़ने जो जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इसमें क्या होता है कि कोई चार्ज पार्टिकल है, वहाँ से कंटिन्यूअस क्या निकलती है, लाइन निकलती है। ऐसे जगह प्लस चार्ज है तो बाहर की तरफ, ठीक है, प्लस चार्ज होगी तो बाहर की तरफ। कितने लाइन निकल सकती है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन निकल सकती है। अब जैसे माइनस क्यू चार्ज है तो इतना ही लाइन यहाँ से भी आना होगा इसमें, ठीक है। हालांकि आ सकती है इनफाइनाइट लाइन, लेकिन अभी जितना इसमें दिए हैं उतना ही इसमें भी होना चाहिए। दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गया। ओके, अगर मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है
यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, तो देखो इतना लाइन, 3 लाइन इधर निकाल दिए, तो फिर क्या होगा, 3 लाइन इसके अंदर भी भेज दीजिए। फर्दर मान लीजिए कि एक लाइन इधर भी निकालें, फिर एक लाइन निकालें, फिर ऐसे निकाल दिए, ऐसे निकाल कर ऐसे कर दिए, ऐसे ऐसे। तो इसमें भी क्या करना होगा, ये देखिए सब बराबर है ना। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। एक यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लाइनें निकाल सकते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, निगेटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो कैसे होगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ओके, ये कहाँ होगा, इधर, ये इधर, ये इधर, ऐसे जाएगा, ओके। और यहाँ पर क्या होगा, ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे का करती है, रिपेल करती है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, जीरो, न्यूट्रल पॉइंट जिसको बोलते हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, जीरो है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब हो गया यहाँ पर कि यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर प्लस 2q है, सपोज दैट यहाँ पर 2q है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर q है, तो क्या होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर निकलेगा 4, 1 2 3 4, बस 4 निकला। अब यहाँ पर 5 है ना, फिर 6, यहाँ पर 1 ही निकला, यहाँ पर 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर 2 ही निकलेगा, है ना, हो गया, ऐसे होगा। यहाँ पर 2q है, यहाँ पर प्लस q है, तो इसके सीधे डबल, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई, प्रॉपर्टी, जो बोर्ड के लिए बड़ा फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट, किसके लिए, बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए काफ़ी फेमस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी generate and terminate perpendicular to the surface, terminate perpendicular to the surface, perpendicular to the surface। तो सबसे पहली बात कि सरफेस से देखिए, ये स्फीयर टाइप का है, प्लस क्यू चार्ज है, तो सतह से बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। देखिए सतह से क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ऐसे हो गया, सतह पर ऐसे परपेंडिकुलर हो गया। अगर यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है तो ऐसे आएगी, बिल्कुल सतह पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। अगर मान लीजिए कि इस तरह से है, यहाँ पर प्लस इस तरह से, देखिए सतह पर ये सारे परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी तरह से हो गया। दूसरा प्रॉपर्टीज है इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है वो परपेंडिकुलर तो हो गया, इसमें है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट विद नेगेटिव चार्ज, काफ़ी सिंपल है। दूसरा है कि जो जनरेट करती है वो पॉजिटिव चार्ज से करती है और टर्मिनेट करती है वो नेगेटिव चार्ज पे करती है, माइनस क्यू प्लस क्यू, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ऐसे हैं ऐसे। तो जनरेट करती है वो है पॉजिटिव चार्ज और जो टर्मिनेट करती है वो है आपको नेगेटिव चार्ज। इसमें है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो लाइंस है वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है तो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और एक गया ऐसे निकला और ऐसे चली गई, तो ये संभव नहीं है ना, क्योंकि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कितने डायरेक्शन मिल रहे हैं, दो डायरेक्शन मिल रहे हैं, जो संभव नहीं है। तो ये क्रॉस नहीं कर सकती,
चौथी पॉइंट है कि लूप नहीं बना सकती, प्लस क्यू और यहाँ पर हो गया माइनस क्यू। तो इस तरह से जाए और इस तरह से क्या करें, आ जाए, है ना, ये हो गया लूप। तो ये भी नहीं संभव है और ये भी नहीं संभव है। पांचवा जो पॉइंट है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेटल के अंदर क्या होती है, जीरो होती है। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जीरो नहीं हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि एक मेटल स्फीयर है, मेटल स्फीयर है, तो इसके अंदर इस तरह से परपेंडिकुलर, तो इसे नहीं दिखाई देगा ना, ये 90, तो इसके अंदर का फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे कि मेटल सरफेस है, ये मेटल है, तो इससे जितने फील्ड लाइन दिखाएंगे वो इस तरह से दिखाया जाएगा, इस तरह से होगा, समझे। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इतने सारे प्रॉपर्टीज को आपको लिखना है, और लिखने के बाद आप उसको डायग्राम बनाएंगे तो आपको टोटल नंबर इसमें आपको मिल जाएगा। इसमें कोई भी नंबर आपको कटने वाला नहीं है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम लोग फाई ई बोलते हैं। इसमें होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया वेक्टर, पासिंग थ्रू एनी एरिया वेक्टर, किसी एरिया वेक्टर से क्या करती है, पास करती है। तो देखिए ये एक एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर का मतलब जो सतह पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इस तरह से, और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें पास करती है ऐसे। तो ये फ्लक्स डिफाइन करता है। तो फ्लक्स जो डिफाइन करता है वो फाई ई इजिकल टू ई वेक्टर डॉट क्या पड़ता है, ए वेक्टर, ए फॉर एरिया वेक्टर। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे तो ई ए होगा और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। इसकी यूनिट जो होगी वो हो गया न्यूटन पर कूलम मीटर का स्क्वायर, और क्या होगी, स्केलर होगी, और क्या होगी, पॉजिटिव होगी, निगेटिव होगी, और क्या होगी, जीरो होगी। इतने सारी बातें इसमें होगी। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको बोलते हैं। अगर थीटा दिया हुआ रहेगा, थीटा पहला, इफ थीटा गिवन, जैसे थीटा गिवन रहेगा तो आप जो फ्लक्स निकालोगे उसकी तरीका ये होगी, ई इंटू ए और कॉस थीटा, ये तरीका होगी। इफ थीटा गिव है तो फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ई एंड ए। अगर दूसरी बात है कि इफ यूनिट वेक्टर गिवन, इफ यूनिट वेक्टर गिवन, तो यूनिट वेक्टर गिवन रहेगा तो कैसे लिखेंगे, फ्लक्स इक्वल टू फाई ई बराबर ई इंटू ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर। तो ई मान लीजिए कैसा है, ई बराबर ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप और प्लस ई जेड और क्या है, के कैप। उसी तरह से मान लीजिए कि ए वेक्टर जो है वो क्या है, ए एक्स आई कैप और प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड और क्या है, के कैप। तो इसको हम जो फ्लक्स जो लिखेंगे, फ्लक्स वो कैसे लिखेंगे बच्चों, इसका जो फ्लक्स का जो पार्ट्स लिखेंगे वो कुछ ऐसा लिखेंगे। इसमें हम ऐसे करते हैं फ्लक्स, तो फाई ई इज इक्वल टू फाई ई इज इक्वल टू हो गया ई वेक्टर और डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ पर हो गया क्या, फाई ई इज इक्वल टू ई का मतलब है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट, और क्या लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ए जेड और के कैप ऐसे लिखेंगे। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, फाई ई इज इक्वल टू ई एक्स ए एक्स प्लस ई वाई ए वाई और प्लस ई जेड और फिर क्या लिखेंगे, ए जेड लिख देंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, तो इसको मिटा देते हैं पहले। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया फ्लक्स निकालने की सामान्य की इसका है
क्यूब है, क्यूब एक ऐसा क्यूब है और इसको है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है और ये साइड है। ओके, इस साइड देख रहे हो, साइड ए है, ये वाई है, ये क्या है जेड है, एक्स है और ये कौन है जेड है। इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो इधर से निकलेगा और इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो इसका क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो इसमें फाई जो नेट होगा वो क्या होगा, इस सरफेस का नाम 1, इस सरफेस का नाम 2 है, तो 1 वाला तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा ई इंटू ए होगा, ठीक है। और एक कौन होगा, इसका हो गया प्लस ई ए, इसका हो गया माइनस ई ए, माइनस ई ए। अब बाकी का सबका क्या होगा जीरो हो गया, हुआ कि नहीं होगा जीरो, तो ओवरऑल क्या होगा जीरो हो गया। तो जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इसमें जा रही है उतने ही फील्ड लाइन्स क्या हो रही है आ रही है, तो एरिया वेक्टर इसका पॉजिटिव है, इसका एरिया वेक्टर क्या है नेगेटिव है, तो फ्लक्स क्या हो गया जीरो हो गया। तो फ्लक्स निकालने का यही तरीका है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है, इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, नेट फाई ई कितना हो जाएगा जीरो। यहाँ के लिए क्या हो गई पॉजिटिव और यहाँ के लिए क्या हो गई निगेटिव। इधर एरिया वेक्टर इसका इधर है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ है इधर है, अब फील्ड किधर है इधर है, तो इसका हो गया क्या बच्चों, इसका हो होगा निगेटिव और इसका हो गया पॉजिटिव, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया जीरो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दो बातें हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर। तो पढ़ते हैं क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसमें क्या होता है इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ऑफ चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस से क्या करते हैं इसको सेपरेटेड कर देते हैं ना। अब इसमें देखिए स्मॉल डिस्टेंस, तो क्यू इसका नेट जो होता है वो क्या होता है जीरो होता है। डायरेक्शन जो होता है फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू होता है, डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू होता है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ओके डाइपोल में तो इसे यहाँ पर क्या है, या जैसे मान लीजिए HCl है, H और Cl है, इसको सेपरेट करेंगे तो H प्लस क्यू और Cl क्या हो गया माइनस क्यू। ये हमेशा एक डाइपोल बनाएगा और डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ रहेगा इधर आएगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। किधर आएगा माइनस क्यू से प्लस क्यू। अब बात आती है क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट और इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं क्या पी, क्या बोलते हैं भाई पी वेक्टर। तो देखो पी वेक्टर बराबर जो होता है प्लस बराबर होता है क्या प्लस माइनस है ना क्यू इंटू 2l, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेज, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेज एंड सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेज। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस क्यू है या माइनस क्यू मान लीजिए, यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पर क्या है प्लस क्यू है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है 2l। 2l एक बड़ी डिस्टेंस है, सॉरी छोटी डिस्टेंस है, बहुत छोटी डिस्टेंस है। तो ये हो गया डाइपोल और ये डाइपोल में क्या हो गया माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो P बराबर हो गया प्लस माइनस 2q इंटू सॉरी प्लस माइनस q इंटू 2l। तो P बराबर क्या हो गया 2l इंटू क्यू हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया कूलम्ब हो गया और मीटर हो गया, T का यूनिट हो गया क्या कूलम्ब मीटर और इसकी जो डायमेंशन हो गई डायमेंशन, डायमेंशन में हम लोग लिखेंगे क्या Q का डायमेंशन और क्या लिखेंगे L का डायमेंशन। तो यहाँ पर क्या हो गया Q का मतलब हो गया यहाँ पर IT, कैपिटल L का मतलब हो गया कैपिटल L, यानी ये हो गया IT और L, इसका नाम हो गया ITL। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसमें नेट चार्ज क्या होगा जीरो होगा। ध्यान रखिए ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर हो गया क्या प्लस माइनस क्यू है और यहाँ पर क्या है प्लस क्यू है। तो यहाँ से फील्ड अंदर, यहाँ भी अंदर, ये अंदर, यहाँ से सीधे ऐसे चली गई, ये बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर और सीधे ऐसे आएगी।
सीधे ऐसे, सीधे ऐसे, ठीक है, ये हो गई आपको। ओके, माइनस माइनस से प्लस प्लस। क्यू नेट क्या हो रही है? क्यू जो नेट हो रही है जीरो। एफ नेट इसका जीरो नहीं है क्या? एफ नेट जीरो है नहीं, एफ नेट नॉट जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉट जीरो, ठीक है भाई। तो डाइपोल इसका क्या मिल रहा है? 2L इंटू क्यू माइनस Q2 प्लस क्यू, इसकी डायरेक्शन हो रही है। अब इसे मान लीजिए कि इस तरह से है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर क्या है? प्लस क्यू, यहाँ पर क्या है? प्लस क्यू, ओके। और यहाँ पर क्या है? माइनस 2Q। इसका डिस्टेंस कितना है? ए। तो इसके चलते देखो नेट चार्ज क्या है? जीरो है। तो एक डाइपोल किधर जाएगा? इधर। एक डाइपोल कहाँ जाएगा? इधर। इसके बीच का एंगल कितना हो गया? 60। तो जो P होगा, मान लीजिए यहाँ पर P1 नाम देते हैं, यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं? P2। तो जो P1 होगा, P2 होगा, वो क्या हो जाएगा? Q इंटू ए हो जाएगा। ए का मतलब 2L, ए का मतलब 2L, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। क्लियर है यहाँ पर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर हो गया 2L। तो आप यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं इसको? जो P नेट है, P नेट को क्या लिखेंगे? रूट अंडर P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 अकॉस कितना? 60। तो यहाँ पर क्या हो गया? P नेट इज इक्वल टू जो हो गया वो क्या हो गया? P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर प्लस 2P का स्क्वायर इंटू 1/2। तो यहाँ पर आ गया P रूट अंडर 3, P नेट का वैल्यू एट कितना डिग्री से? 30 डिग्री से। एट 30 डिग्री से P नेट का वैल्यू डायरेक्टेड मिल रही है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ओके। तो ये हो गया आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो पहला, व्हेन पॉइंट प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, व्हेन पॉइंट प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर हो गया क्या? माइनस क्यू, यहाँ पर हो गया माइनस क्यू, और यहाँ पे हो गया, यहाँ पर हो गया प्लस क्यू। इसके बीच की दूरी कितनी हो गई? 2L। और यहाँ पर पॉइंट रखे हैं, पॉइंट यहाँ पर है। तो याद रखिए, न इस चार्ज से दूरी लेंगे, न इस चार्ज से दूरी लेंगे। कहाँ से लेंगे? बीच से। तो ये हो गया R, ठीक है। इस प्लस क्यू के चलते हो गया फोर्स फील्ड पॉजिटिव, और इसके चलते हो गया फील्ड क्या? नेगेटिव। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ये फिर L हो जाएगी, फिर ये L हो जाएगी। तो यहाँ से जो दूरी होगी वो R माइनस कितना होगी? L होगी। और यहाँ पर क्या होगा? R प्लस L हो जाएगी, ये वाला दूरी जो होगी R प्लस L हो जाएगी। तो जो E प्लस होगी वो क्या हो जाएगी? के क्यू डिवाइडेड बटे R माइनस L इसका स्क्वायर। और E जो माइनस होगा वो हो जाएगा के क्यू, कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बटे R प्लस L इसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो अब यहाँ पे जो आप बनाओगे, ये जो वैल्यूज बनेगी वो क्या बनेगी जरा समझिए। यहाँ पर जो P पॉइंट है, P पॉइंट वो इधर आएगा, उसका नाम क्या है? E प्लस, इधर आएगा उसका क्या नाम है? E माइनस। तो घट जाएगा ना, P पॉइंट पर क्या होगा? घटेगा। E प्लस माइनस E माइनस। यहाँ पर लिखेंगे क्या? के क्यू डिवाइडेड बटे R माइनस L इसका स्क्वायर प्लस माइनस इंटू के क्यू डिवाइडेड बटे R प्लस L इसका स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? EP इज इक्वल टू, है ना, 2P डिवाइडेड बटे R3, ये मिलेगा के 2P, यानी EP इज इक्वल टू मिलेगा वो 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू 2P डिवाइडेड बटे R का क्यू। ये कब मिलेगा? कि P बराबर आप लिखेंगे 2L इंटू क्यू और R वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तब मिलेगा ये वैल्यूज।
तभी ये वैल्यूज आएगी। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि व्हेन पॉइंट प्लेस्ड ऑन वाई एक्सिस। दूसरा है कि व्हेन पॉइंट प्लेस्ड ऑन वाई एक्सिस, प्लेस्ड ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर अगर हम पॉइंट को प्लेस्ड कर देंगे तो क्या मिलेगा जरा देखिए। यहाँ पर हो गया एक चार्ज, यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया माइनस। दोनों के बीच की दूरी आपको पता है 12 होती है, दोनों के बीच की दूरी है 12। ये हो गई मिड पॉइंट, तो ये हो गई R। इसके चलते फील्ड अंदर, इसके चलते फील्ड आएगी बाहर, E प्लस, ये हो गया पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक ये वाला कितना है L, फिर ये कितना है L, ये हो गया R। ओके, इसकी जो फील्ड है E माइनस इधर है, E प्लस इधर है, इसको मान लेते हैं क्या थीटा। ये भी कितना होगा थीटा, ये भी कितना होगा थीटा। ओके, ये दूरी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये भी दूरी कितनी है रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर P जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, उसका नाम क्या है E प्लस, और यहाँ पर जो है प्लस उसका नाम क्या है E माइनस। ओके, ये है कितना थीटा, ये है कितना थीटा। तो एक कंपोनेंट इसका, इस प्लस का एक कंपोनेंट इधर आएगा, उसका नाम क्या होगा E प्लस साइन थीटा। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, उसका नाम क्या होगा E माइनस साइन थीटा। दो का इधर कंपोनेंट टूट जाएगा, इसका भी और इसका भी। तो यहाँ पर लिखेंगे E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा। समझते हैं ना? पूरा वीडियो को देखना होगा, पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, बातों को समझ में आएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम गारंटी है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, याद रखिएगा। अब ये देखो, यहाँ पे जो आपको मिल रहा है कि ये जो E प्लस है और E क्या है माइनस है, वो क्या मिल रहा है के क्यू और डिवाइडेड बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका अंडर रूट मिल रहा है। E प्लस और E माइनस जो मिल रहा है, ये मिल रहा है इतना। तो अब इसको हम क्या कर देंगे कि ये दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है, तो ये वाला कैंसिल हो गया ना, अपोजिट में है। तो सिर्फ ई पी बराबर अब क्या मिल रहा है, ई पी भी मिल रहा है ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बटे 2e प्लस कॉस थीटा मिल रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा है 2 इंटू 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू क्यू डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, उसका अंडर रूट का स्क्वायर। तो अंडर रूट तो हट गया, यहाँ पर मिल जाएगा कॉस थीटा बराबर एल बटे आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, इसका पावर 1/2। यहाँ पर मिल रहा है 2q इंटू एल डिवाइडेड बटे 1/4 पाई ऑप्शन 0। यहाँ पर मिल रहा है एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका पावर कितना हो गया 3/2। आर ई वेरी ग्रेटर देन क्या हो गया एल, तो एल में क्या हो जाएगा ई जो मिलेगा ई पी बराबर क्या मिलेगा 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू पी डिवाइडेड बटे आर क्यू, डिवाइडेड बटे आर क्यू। तो इसमें क्या मिल रहा है पता है आपको, इसका जो रेशियो जो मिल रहा है, रेशियो वो क्या मिल रहा है 2:1 मिल रहा है। जब एक्स एक्सिस पर पॉइंट था और जब वाई एक्सिस पर जो पॉइंट था तो उसके अलग अलग मिल रहा है। यहाँ पर मिल रहा है 1/4 पाई ऑप्शन 0 और मिल रहा है 2p बटे आर क्यू, यहाँ पर मिल रहा है 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू p बटे आर क्यू, है ना। तो ये सब कैंसिल होगा, क्या मिल रहा है आपको ई एक्स बटे ई वाई जो मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 2/1, यानी ई एक्स इज इक्वल टू मिला ई वाई इंटू 2, यानी ई एक्स रेशियो ई वाई इजिकल टू मिल गया क्या 2:1। समझ में आ रही बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बोर्ड के लिए इसको जरूर देखेंगे। क्लियर। टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इस तरह से, यहाँ पर माइनस क्यू है, माइनस क्यू, और यहाँ पर क्या है प्लस क्यू। तो आपको पता है कि डाइपोल का डायरेक्शन जो होगा
वो माइनस पी से प्लस क्यू की तरफ होगा। और जैसे ही इसको ऐसे फील्ड आप दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर से देंगे, तो आपको पता है ना कि इस पर फोर्स जो लगेगा इधर लगेगा, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो भी इधर लगेगा। तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया, Q इंटू ई इधर और Q इंटू ई इधर। तो ये क्या करेगा ना, ये इसके अबाउट क्या करेगा, घूमेगा, रोटेट कर देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। तो ये आपको फार्मूला याद रखना होगा, ये बड़ा काम का फार्मूला है। F हो गया, यहाँ पर हो गया माइनस Q, इधर चला गया F। ओके, तो इसको हम डॉट डॉट लाइन से मिला देते हैं, ऐसे इसको भी मिला देते हैं। और इसमें जो डाइपोल है वो किधर चला गया, इधर चला गया, डाइपोल आ गया इधर, डाइपोल आ गया इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें किधर है, इधर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो इसके बीच का एंगल, दोनों का एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। ओके, तो इसकी जो पूरी दूरी है, ये पूरा लंबाई कितनी है, 12 है, 12। तो ये भी तो 12 ही रहेगी ना, रोटेट करने के बाद भी तो 12 ही रहेगी। तो ई जो हो गया आर परपेंडिकुलर, ई हो गया आर पैरेलल। तो आर परपेंडिकुलर कितना हो गया, 2l साइन इंटू थीटा। ये समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है समझ में। तो आपने डिफाइन किया, माना कि फोर्स ये है, तो इस पर परपेंडिकुलर है, इधर फोर्स इधर है, तो ये आर है, आर परपेंडिकुलर है। यानी कहने का मतलब है कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क कैसे डिफाइन है जरा देखिए, टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू क्या, अप्लाइड फोर्स, इनटू फोर्स, यानी आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, टाउ, रोटेशनल में पढ़ना है। यहाँ पर लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर का मतलब होगा 12 साइन थीटा इनटू फोर्स मतलब Q इंटू ई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टाउ इज इक्वल टू 2l इंटू क्यू इंटू साइन थीटा। तो 2l क्यू ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, टाउ बराबर पी ई, और यहाँ पर क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, ये हो गया। अब देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर, ये वेक्टर, तो ये वेक्टर है तो आपको ऐसे लिखेंगे इसको, टाउ बराबर पी क्रॉस ई, ऐसे लिखेंगे, क्लियर है। टाउ बराबर क्या लिखेंगे, पी क्रॉस ई। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया तो टॉर्क क्या हो गया, 0, एफ नेट भी क्या हो गया, 0। तो एफ नेट भी क्या हो गया, 0 हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम। टाउ बराबर क्या होगा, 0, एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, 0, और थीटा बराबर क्या हो गया, 0। तो इसका नाम है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर थीटा इज इक्वल टू 180 है और टाउ इज इक्वल टू भी क्या होगा, 0 होगा, है ना, और एफ नेट भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम लोग इसको बोलते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो टॉर्क हम लोग हो गया। अब हम बात करते हैं क्या, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से डाइपोल है, ओके, यहाँ पर माइनस क्यू है, माइनस क्यू, ये माइनस क्यू है, यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू है, ओके। अब इसको क्या करते हैं, फील्ड हमने ऐसे दे दिया, इसमें फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा, इसमें कहाँ लगेगा, फोर्स इधर लगेगा। अब ये तो रोटेट होने का नाम नहीं लेगा, ये पी है, तो इसको क्या करते हैं ना, टिल्ट कराते हैं, ऐसे टिल्ट करते हैं इसको, इस तरह से कर देते हैं, तो ये इधर आ जाएगा, ओके। तो जैसे ही इधर आएगा तो प्लस क्यू है, तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, इधर, यहाँ पर लगेगा क्या, माइनस क्यू, यहाँ पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, ओके। और इसमें क्या होगा, इस तरह से ये हो गया इधर, तो इधर लगेगा फोर्स एफ, इधर लगेगा फोर्स एफ, ये प्लस क्यू हो गया, ये क्या हो गया, माइनस क्यू हो गया। तो ये हो गया कितना, थीटा, ये भी कितना हो गया, थीटा, ये भी क्या हो गया, थीटा, यहाँ पर क्या हो गया, थीटा। अब इस तरह से ही करेगा, पहले यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आएगा,
फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, इस तरह से आप करेगा। तो इसमें क्या हो गया कि जो टॉर्क हो गया ना, नाउ टॉर्क इज रीस्टोरिंग, याद रखिएगा, रीस्टोरिंग। जो टॉर्क होगा वो रीस्टोरिंग होगा। टाउ बराबर जो होगा माइनस पी ई इंटू साइन थीटा, ऐसे लिखते हैं। फॉर वेरी स्मॉल एंगल और छोटा एंगल के लिए क्या लिखते हैं, फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा जो होता है वो नियरली इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, थीटा हो जाता है। तो टाउ बराबर आप लिखोगे माइनस पी ई इंटू थीटा, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। निगेटिव साइन इसलिए लगाए हैं कि रीस्टोरिंग है, इसको यहाँ डिस्टर्ब करके ले जाएंगे तो यहाँ आना चाहिए, तो ऐसे 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 करेंगे, अप डाउन करेंगे। तो टाउ बराबर माइनस पी ई इंटू थीटा हो गया। तो फॉर एंगुलर एस एच एम, तो एंगुलर एस एच एम में क्या है, टाउ बराबर आई इंटू अल्फा बराबर क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू, यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू होगा आई माइनस साइन हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और थीटा हो जाएगा, ये हो गया सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, कुछ रिलेशन मिलेगा ऐसे, पी ई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो माइनस पी ई थीटा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आई ओमेगा स्क्वायर और थीटा, ये और ये कट गया, यहाँ पे क्या हो गया, पी ई इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पी ई डिवाइडेड बटे आई, तो ओमेगा बराबर रूट अंडर पी ई डिवाइडेड बटे आई। टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 पाई बटे ओमेगा मिलेगा। टी इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा नीचे तो ऊपर में हो जाएगा आई बटे पी ई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये मिलेगा आपका t बराबर 2 पाई आई बटे पी ई, और कौन क्या है आप समझते हैं, t है टाइम पीरियड, है ना भाई, t का वैल्यू, t यहाँ पर क्या है, टाइम पीरियड है, t फॉर टाइम पीरियड है, ओके। और जो 2 पाई है, 2 पाई तो कांस्टेंट है, i जो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको बोलते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ओके। और p जो है वो है आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। कोई डाउट नहीं। अब बात करना है क्या है, टाइम पीरियड तो हो गया, अब बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है। फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का कई सिंबल होता है, एक तो एफ होता है, नहीं तो ऐसे भी होता है ना, इस तरह से बोलते हैं, ओके। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बटे टाइम पीरियड, क्या बोलते हैं इसको, 1 बटे टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी। तो एफ इज इक्वल टू 1 बटे टी, मतलब कि 1 बटे 2 पाई रूट अंडर आई डिवाइडेड बटे पी, इसको ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगी 1 बटे 2 पाई रूट अंडर पी ई डिवाइडेड बटे आई। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अब हम बात जो करेंगे वो है बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम लोग, और ये है कंसेप्ट पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे दिया हुआ है इस तरह से, ये प्लस क्यू है, इसमें फोर्स किधर लाएगा, इधर लाएगा, तो ये बराबर हो गया क्यू इंटू ई। तो इसमें एक्सेलरेशन भी किधर लाएगा, इधर लाएगा, स्पीड भी कहाँ लाएगा, इधर लाएगा, डिस्टेंस किधर कवर करेगी, इधर, तो पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। कैसा पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर। लेकिन जब परपेंडिकुलर चलेगी तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए इस तरह से है, इस तरह से, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और चार पार्टिकल मान लीजिए कि शुरू में ऐसे उसको दिया गया था कि तुम चलो, तो फोर्स तो इसमें ऐसा ही लगेगा। भी अगर ऐसा दिए हैं तो ऐसे फोर्स का हर पॉइंट पर फोर्स उसका उधर लगेगा, ऐसे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी, पैराबोलिक हो जाएगी। पैराबोलिक याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए समझने के लिए कि यहाँ पर क्या है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, ये प्लेट है, मान लीजिए प्लस की इस तरह से है, यहाँ पर माइनस 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 है, फील्ड कैसे है, ऐसे दिख रहा है ना, इसे फील्ड तो ऐसे ही निकलेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और यहाँ से प्लस क्यू चार्ज को इसमें भेजते हैं, तो आपको क्या सोचिएगा, इधर तो नहीं जाएगी, इस ऐसे जाएगी, आइए होगी। अब इसमें कई तरीका से आप सोच सकते हैं। एक सोचने का तरीका आपका ये है, सोचने का तरीका ये है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, उधर ठेलेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, खींचेगा, इस तरह से कह सकते हैं। और फाइनली कैसा पाथ बन जाएगा, पैराबोलिक। यानी मोशन कैसा था इसका, यहाँ पर, यहाँ से फील्ड मिलना स्टार्ट हुआ तो परपेंडिकुलर था, यानी जो ई है भी के क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो पाथ जो होगा वो पैराबोलिक होगा, पाथ पैराबोलिक पाथ होगा। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, ओके। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है गॉस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो उसको लिखते हैं क्या, गॉस लॉ। गॉस लॉ ये कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स for any closed body, electric flux for any closed body is equal to total charge enclosed is multiple of ऑप्शन नॉट। यानी Q जो नेट है, Q नेट वो क्या है, Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय क्या है, ऑप्शन 0। अब इसका अगर आप प्रूफ करना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या कर दिए, ऐसे सरफेस रख लिए अब प्लस Q। अब इसमें होना क्या चाहिए, इसका फ्लक्स कितना होना चाहिए, Q बटे है ना, Q इनक्लोज कितना है, प्लस Q है, तो इसका फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, Q बटे ऑप्शन 0 होगा। मान लीजिए इस तरह से है, इस पर प्लस Q है, यहाँ पर 3Q है, यहाँ पर -4Q है, तो इसका फ्लक्स क्या होगा, इसका जो फ्लक्स होगा वो प्लस Q बटे ऑप्शन 0, इसका जो फ्लक्स होगा क्या होगा 3Q डिवाइडेड बटे ऑप्शन 0, इसका जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा -4Q डिवाइडेड बटे ऑप्शन 0। इस तरह से फ्लक्स होगा। और फ्लक्स में किसी भी बॉडी का किस तरह से वो घेरा हुआ है, किस शेप में घेरा हुआ है, इस बात से उसको मतलब नहीं है, बस चार्ज जो होना चाहिए वो इनक्लोज होना चाहिए, मतलब कि चार्ज जो होना चाहिए वो अंदर में होना चाहिए, बस इसी से मतलब है और किसी से मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का कोई बॉडी है और कोई इस तरह का बॉडी है और कोई इतना छोटा बॉडी है ना, सब पे फ्लक्स क्या होगा, कोई ऐसा बॉडी है, सब करी क्या फ्लक्स 1 2 3 4 सबका फ्लक्स सेम होगा, उसको शेप एंड साइज से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है, उसको शेप एंड साइज से
कोई मतलब नहीं है कि वो किस शेप का है, किस आकार का है, उससे कोई उसको लेना देना नहीं है। अगर इसको हम डेराइव करना चाहेंगे तो ये हो गया एक गॉसियन सरफेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं। ये हो गया प्लस क्यू। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके चलते यहाँ पर फील्ड होगा, बिल्कुल होगा यहाँ पर फील्ड। अब ये फील्ड यहाँ पर एरिया वेक्टर लेंगे तो एरिया वेक्टर क्या होगा, डेल्टा ए वेक्टर किधर होगा, इधर होगा, और उधर कौन होगा, फील्ड होगा, ऐसे इनफील्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल फ्लक्स, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है तो फाई नेट इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, जो फाई नेट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, समेसन ई इनटू डेल्टा ए वेक्टर लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ई जो यहाँ पर ई है वो सब जगह कांस्टेंट है, सबको कांस्टेंट है तो लिख देंगे। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, सरफेस एरिया खाली लिखेंगे। अब इसमें क्या है, थीटा 0 होगा, थीटा कितना होगा, 0 सबसे। तो यहाँ पर 0 से लेकर कहाँ तक चलेंगे, 4 पाई और कैपिटल आर का स्क्वायर तक चलेंगे। चलेंगे कि नहीं चलेंगे, समेसन करेंगे तो ई का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई ऑप्शन 0 होता है, और क्यू बटे कितना होता है, आर स्क्वायर होता है, और डेल्टा ए का वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ये सब कट जाएगा, 4 पाई और ये हो गया आर का स्क्वायर, सब कटेगा, क्यू बटे क्या बच गया, ऑप्शन 0 बच गया, प्रूफ हो गया ना। इंटीग्रेशन का इस्तेमाल नहीं करना है, एनसीईआरटी में कहीं इंटीग्रेशन का इस्तेमाल नहीं किया है ना। तो फाई जो नेट होगा, फाई नेट वो कितना हो जाएगा, क्यू इनक्लोज बटे ऑप्शन 0, कोई डाउट नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी गॉस थ्योरम से ही क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट कंटिन्यूअस बॉडी। कंटिन्यूअस बॉडी का हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे फ्लक्स जो होगा, फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू इनक्लोज बटे ऑप्शन 0 होता है, यानी क्यू बटे हो गया ऑप्शन 0। एक फाई ई बराबर क्या होता है, एक जो फाई ई होता है इंटीग्रेशन लिखते हैं, है ना, ई डॉट डी ए लिखते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ई डॉट डेल्टा ए ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इन दोनों को लेकर चलेंगे तो क्या मिलेगा, ई वेक्टर डी ए मिलेगा इजिकल टू क्या मिलेगा, क्यू इनक्लोज्ड बटे ऑप्शन 0, ये मिलेगा आपको इंटीग्रेशन ऐसे। तो एक यही है जनरल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसमें हमको क्या करना है कि अलग अलग बॉडी के लिए अपना अलग अलग निकालना है। तो जो आपके सिलेबस में है उसी का हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हम काम कर रहे हैं वो है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर, और उसका हम लोग ग्राफ भी पढ़ेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो स्फीयर, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो स्फीयर, होलो स्फीयर कह सकते हैं ना। तो ये पहला है, ये पहला। स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर एंड पॉइंट। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, प्लस क्यू चार्ज है, चार्ज ऑन बॉडी। हमको करना क्या है, इनसाइड आउटसाइड का फील्ड निकालना है। तो देखिए ये हो गया,
ये हो गया क्या, एस कैपिटल आर हो गया, और ई हो गया क्या, यहाँ पर निकालना होगा, यहाँ पर निकालना होगा, यहाँ पर निकालना होगा, ये स्मॉल आर है। और इस पे जो चार्ज है कुछ इस तरह से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे 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 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट व्हेन पॉइंट जो है, व्हेन पॉइंट आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब क्या हो गया कि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो ये हो गया स्फीयर, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर प्लस क्यू, और यहाँ पर क्या हो गया, स्मॉल आर, और ये मान लिया अपने गॉसियन। ओके, तो यहाँ पर प्लस क्यू है, तो क्या फार्मूला होगा, ई होगा, ओके, ई वेक्टर डॉट डेल्टा ए वेक्टर है ना, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय क्या हो गया, ऑप्शन 0 हो गया, टोटल समेसन, टोटल समेसन। तो टोटल समेसन में क्या हो जाएगा, 0 से लेकर अब 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, इतना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई आउट, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे क्यू डिवाइडेड बटे ऑप्शन 0। तो यहाँ पर छोटा वाला आर है जो गॉसियन सरफेस छोटा वाला आर है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, छोटा वाला आर लिखेंगे ऐसे आर। क्लियर। तो ये मिल गया हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मिला वो क्या मिल गया, इस तरह से रिजल्ट मिल गया। जो ई आउट मिला वो मिला 1/4 पाई ऑप्शन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर, याद रहे। दूसरा आर बराबर क्या हो, आर हो, तो क्या लिखेंगे, ई बाहर कर देंगे और समेसन 0 से लेकर क्या करेंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ई ऑन बात करेंगे यहाँ पर, चलो यहाँ पर ऑन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया डेल्टा ए हो गया, यहाँ पर क्यू बटे ऑप्शन 0 हो गई। तो ई ऑन इज इक्वल टू जो बात करेंगे वो 4 पाई आर का स्क्वायर बात करेंगे माइनस 0 इज इक्वल टू क्यू बटे कितना बात करेंगे, ऑप्शन 0 करेंगे। तो ई ऑन इज इक्वल टू जो बात करेंगे 1/4 पाई ऑप्शन 0 करेंगे इंटू क्यू बटे कितना ऑप्शन 0, इस तरह से डिवाइडेड बटे कैपिटल आर का स्क्वायर बात करेंगे। अब इन की बात करते हैं अंदर का, तो अंदर में तो चार्ज है ही नहीं, अंदर में क्या चार्ज है नहीं। तो एक रिजल्ट तो ये हो गया, ये रिजल्ट एक हो गया। अब करते हैं क्या बात, तीसरा कि स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, तो यहाँ पर करेंगे ई इन बात करेंगे, यहाँ पर 0 से लेकर 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर और डेल्टा ए बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बटे ऑप्शन 0, तो यहाँ पर हो गया ई इन इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बटे ऑप्शन 0। चूँकि इसके अंदर में चार्ज कितना है 0 है ना, क्यू इनक्लोज्ड कितना है 0, तो अंदर में 0 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान भी क्या हो गया 0 हो गया। तो ई इन का जो वैल्यूज है वो आएगा 0, यानी ई इन इज इक्वल टू आ गया 0 डिवाइडेड बटे 4 पाई आर का स्क्वायर, तो ई इन हो गया 0। तो ई सेंटर, अब क्या बोलते हैं ग्राफ, ग्राफ की अगर हम बात करें सपोज दैट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, 3 रिजल्ट आया है। अभी तीनों रिजल्ट से हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफ, तो ग्राफ में है कि ई जो है आउट जो है वो क्या है के क्यू बटे आर स्क्वायर है, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। एक क्या है ई ऑन है, तो ये होगा क्या के क्यू डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू क्या हो गया आर, यहाँ पर क्या हो गया ई इन हो गया, तो ई इन हो गया 0, ई इन इज इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है, ई इन बराबर क्या हो गया 0, ई सेंटर, सेंटर भी क्या होगा 0 होगा। तो अब देखो भाई इधर क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई हो गया, इसका यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, और इधर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ई कितना हो जाएगा मीटर हो जाएगा, तो ई ऐसे आ जाएगा और इस तरह से बन जाएगा, है ना। तो ये आर बराबर कितना हो गया आर, ये आर क्या हो गया सेंटर, ये हो गया आर लेस देन आर, ये हो गया ई इन कितना है 0,
ये कितना है बच्चों, ई ऑन है, ये कितना है बच्चों, ई आउट, 1/r², ये हो गया r ग्रेटर देन r। इस तरह से ग्राफ होगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये ग्राफ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सॉलिड स्फीयर में सिर्फ एक बात को आपको कैलकुलेट करना होगा, एक बात का, यानी दूसरा है आपको इसमें सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर में भी वही बात है, इसमें चार्ज अंदर तक चला जाएगा ना, ये है, तो इसके अंदर भी क्या है, ऐसे चार्ज है, सतह पर भी चार्ज है, ओके ऐसे है। इस सेंटर है, स्मॉल r है, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट, इतना तक निकालना होगा। ये हो गया कौन, कैपिटल R हो गया, कौन है, प्लस Q है। तो इसका एक गॉसियन सरफेस ऐसे करेंगे, ऐसे गॉसियन सरफेस बना देंगे, तो इसमें अंदर आ जाएगा Q इनक्लोज। तो इसमें जो होगा ना Q आउट वाला रिजल्ट वही होगा, Q आउट वाला होगा KQ डिवाइडेड बाय r², कि ई ऑन वाला जो रिजल्ट होगा वो वही होगा KQ डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, कैपिटल R²। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमको इन वाला कैलकुलेट करना है, इन वाला। तो इन वाला क्या लिखेंगे, इन वाला में लिखेंगे KQ इन मतलब इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय, इनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय कितना, ये डिस्टेंस स्मॉल r का स्क्वायर। ये तो सबसे पहले Q इनक्लूड निकालते हैं, तो 4/3 पाई कैपिटल R Q में कितना चार्ज है, कैपिटल Q है, तो यूनिट में कितना होगा, Q डिवाइडेड बाय 4/3 अब पाई कैपिटल R Q। ओके, तो छोटा वाला वॉल्यूम में कितना होगा, 4/3 अब पाई स्मॉल r Q में चार्ज जो है वो Q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई R Q इंटू 4/3 अब पाई स्मॉल r Q, स्मॉल r Q। तो ये कट गया, ये कट गया, ओके। तो इसमें जो चार्ज है उसका नाम क्या है, Q इनक्लोज्ड है इज इक्वल टू Q R Q डिवाइडेड बाय कितना, R Q। तो जो E इन है वो क्या मिलेगा, 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू Q इनक्लोज। तो Q इनक्लोज का वैल्यू कितना है, Q R Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R Q। अब पहले से क्या था, स्मॉल r का स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको E इन इज इक्वल टू जो मिलेगा वो मिलेगा आपको क्या, यहाँ पर लिख देते हैं K, यहाँ पर लिख देते हैं KQ स्मॉल r डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, RQ, ये वैल्यू रह जाएगा। तो R इज इक्वल टू अगर 0 होगा तो ई सेंटर होगा, ई सेंटर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अंदर में क्या हो जाएगा, ई इन में कितना कैसा मिला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R मिला। ई इन अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R मिल रहा है, देख रहे हैं ना। अब आउट वाला में क्या हो जाएगा, ऑन वाला में क्या हो जाएगा, सेम बराबर हो जाएगा। तो ग्राफ में इसको देखिएगा, ग्राफ में तो इधर मिल गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी पर कितना, न्यूटन पर कूलम। इधर क्या मिल गया बच्चों, यहाँ आ गया R, और किस में मिला, मीटर, या R मीटर। तो देखिए ये डायरेक्टली रिलेशन है, ओके, R बराबर R लेस देन R, ई इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R यहाँ पर आ गया। उसके बाद इस तरह से ये घटने लगा, तो ये हो गया क्या, E आउट, ये क्या है, 1/r² है। ये कौन है, ये E ऑन है, मैंने ऑन है, ऑन, और ये कहाँ वैल्यू मिलेगा, यहाँ मिलेगा E ऑन। ये ग्राफ हो गया, ये R ग्रेटर देन R, काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब बात को समझ सकते हैं, काफ़ी सिंपल और काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, क्लियर है। अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। तो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, इस तरह से इन्फिनिटली, ये लॉन्ग वायर है ना, इस तरह से लॉन्ग वायर है, इस तरह से ऐसा तक वायर है, ये इन्फिनिटली लॉन्ग है। इस पे क्या है, प्लस Q, इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस Q ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका जो गॉसियन सरफेस होता है ना वो सिलिंड्रिकल होता है, इस तरह से गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं कि फील्ड लाइन इसे क्रिएट करते हैं, फील्ड लाइन ऐसे ऐसे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, क्रिएट करेंगे ऐसे 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 E। तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस भी कितना होगा, ये होगा, सॉरी ए डेल्टा ए मान लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा है तो डेल्टा ए इसे मान लिया। यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, इसकी लंबाई कितनी है L, इसकी रेडियस कितनी है स्मॉल r, इसकी रेडियस स्मॉल r है। तो यहाँ पर लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं क्या, फाई
ई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बटे ऑप्शन 0, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई वेक्टर डॉट डेल्टा ए वेक्टर और समेसन, क्लियर। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, ई, ये पी पॉइंट है, तो यहाँ पर ई पी समेसन 0 से लेकर 4 पाई आर 2 पाई आर एल 2 पाई आर इंटू एल, इसकी एरिया 2 पाई आर एल। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डेल्टा ए इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बटे ऑप्शन 0। तो यहाँ पर हो जाएगा ई पी 2 पाई आर इंटू एल माइनस 0 इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बटे ऑप्शन 0। तो ई जो पी होगा वो हो गया क्यू डिवाइडेड बटे ऑप्शन 0 इंटू 2 पाई आर इंटू एल। तो यहाँ पर क्या होगा, ई पी इज इक्वल टू 1 बटे 2 पाई ऑप्शन 0 इंटू क्यू डिवाइडेड बटे आर, फिर क्या होगा एल। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बटे एल होता है। लेमडा इज इक्वल टू क्यू बटे ई पी बराबर, यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया ई पी इज इक्वल टू 1 बटे 4 पाई 1 बटे 2 पाई ऑप्शन 0 और लेमडा बटे क्या आर। ई पी बराबर 1 बटे 2 पाई ऑप्शन 0 लेमडा बटे आर। तो ई जो पी हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा है, और ई जो पी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, आर है। सिलिंड्रिकल वाला में 1 बटे आर, ठीक है, सिलिंड्रिकल वाला में हो गया 1 बटे आर। इसका ग्राफ अगर देखा जाए, इधर आर है, इधर क्या है, ई पी है, और ऐसे इधर क्या है, इधर ई पी है, इधर क्या है, इधर लेमडा है। तो ये हो गया डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट, इनफाइनाइटली प्लेन शीट है, शीट। और इस तरह से देखिए, ऐसे है, ऐसे, इस पे प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह से गॉसियन सरफेस एवं जो कर लेते हैं। उसी तरह से एक बाहर की तरफ भी इस तरह से गॉसियन सरफेस ऐसे जूम करते हैं। तो ये ए वेक्टर हुआ, इधर कौन हो गया, ई वेक्टर, ओके। इधर भी क्या हो गया, ई वेक्टर, यहाँ पर क्या हो गया, ए वेक्टर, ऐसे हो गया गॉसियन सरफेस। तो इस जगह को 1, इस जगह क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। तो जो फाई नेट हुआ, फाई नेट वो क्या मिला आपको, वो मिला आपको ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, ये मिला आपको 2e और ए। और यहाँ पर मिला क्या, क्यू बटे ऑप्शन 0। तो 2e a, तो यहाँ पर क्या होगा, ई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बटे ए इंटू 1 बटे 2 ऑप्शन 0। तो यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा डिवाइडेड बटे 2 ऑप्शन 0 ई, है ना, ये हो गया। तो यानी ई इज इक्वल टू सिग्मा बटे 2 ऑप्शन 0, ओके। तो अब यहाँ पर क्या है कि सामान्य कि यहाँ पर ऐसे है और यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो फील्ड क्या होगा सतह पर, सिग्मा बटे 2 ऑप्शन 0। यहाँ पे भी क्या होगा, सिग्मा बटे 2 ऑप्शन 0। किसी भी जगह पर लेंगे, इस जगह पर भी क्या लेंगे, सिग्मा बटे 2 ऑप्शन 0। अगर माइनस चार्ज होगा, माइनस 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 ऐसे, तो यहाँ पर क्या होगा, पी पॉइंट पर, तो ई बराबर सिग्मा बटे 2 ऑप्शन 0। इस सतह पर भी क्या होगा, वही बात होगी, सिग्मा बटे 2 ऑप्शन 0। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है,
सिग्मा क्वांटिटी होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी पर। पूरा वीडियो को देखिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा बातें क्लियर होगी। क्लियर? बीच में आप छोड़ दीजिएगा तो आपका पहला चैप्टर उतना क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप पूरा वीडियो को देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत इसमें किया है। ओके।